गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धरदुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज के साथ साथ मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज एवं इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज तथा कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज और साथ में कुछ क्विज टाइप के प्रश्न भी समय समय पर उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए आज हम प्रारंभ करते हैं अपने जैव भूगोल के संबंध में पूछे गए प्रश्नों को। यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या AR बैलेस द्वारा स्थापित विश्व के प्रमुख जंतु भौगोलिक प्रदेशों को दर्शाती है। वैसे इसी के आधार पर एक लाइन का हम लोग चर्चा करते हैं जो कहलाती है बैलेस लाइन। बैलेस लाइन जो है यह आपको एशिया को कह सकते हैं। वैसे बेसिकली यह इंडोनेशिया के सेक्शन में आती है जहां पर सुलावेसी आइलैंड है, अर्थात इसके एक तरफ हिंद महासागर मिलता है और एक तरफ प्रशांत महासागर मिलता है। तो वहां पर बैलेस लाइन मिलती है और वह बैलेस लाइन जो बनाई गई है वह विश्व के प्रमुख जो जंतु के प्रदेश हैं उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो पूछा जा रहा है यहाँ पर कि इन्होंने प्रमुख जंतु भौगोलिक प्रदेश को दर्शाने वाली जो संख्या है कितनी है। तो यहाँ पर जो सबसे बेहतर आंसर है ये है 6। इन्होंने पूरे विश्व को कितने जंतु भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है तो 6। इसमें सबसे पहला जो प्रदेश है इसका नाम है पूरा पाषाण क्षेत्र। क्या नाम है? पूरा पाषाण क्षेत्र। यहाँ पर कुछ हम लिख देते हैं, पूरा पाषाण क्षेत्र। यहाँ पर थोड़ा सा देख, पूरा पाषाण क्षेत्र है। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो ये आता है इथियोपियाई, इथियोपिया का क्षेत्र है। इसके पास आता है प्राच्य क्षेत्र है। फिर अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई आता है, ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र आता है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आता है। और इसके पश्चात अगर हम देखें तो निकटवर्ती क्षेत्र आता है। कौन सा आता है? निकटवर्ती क्षेत्र। इस प्रकार से इन्होंने पूरे विश्व को 6 जंतु प्रदेशों में बांटा है। किसने? RA बैलेस महोदय ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कड़ाके की ठंड और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थितियों के चलते टुंड्रा जलवायु में वनस्पति जगत की कुल प्रजातियों में से मात्र कितनी प्रजातियां ही विकसित हो सकी हैं। इसका तात्पर्य यह है कि विश्व में जितनी भी प्रजातियां हैं उसका कितना परसेंट कहां पर? टुंड्रा जलवायु प्रदेश में वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो यहां पर जो परसेंटेज है काफी कम है, मात्र 3% है। कितना है? मात्र 3% प्रजातियां ही पूरे विश्व की जो हैं या टुंड्रा जलवायु प्रदेश में देखने को मिलती हैं। यहां पर अगला प्रश्न लिखा गया है कि भौगोलिक दृष्टि से विश्व में पाए जाने वाले आधारभूत जीवों की संख्या कितनी है। अब यहां पर कितने जीवोम हैं मूल रूप से इसकी चर्चा कर रहा है। तो यहां पर मूल रूप से जो जीवोम है ये मात्र 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं टुंड्रा बायोम। क्या कहते हैं? टुंड्रा बायोम होता है। एक होता है जिसको कहते हैं शीतोष्ण का बायोम, और एक होता है जिसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय बायोम। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय बायोम। ये 3 बायोम है मूल रूप से, और इन्हीं तीनों को हमको ध्यान में रखना है। इस आधार पर आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न यहां पर है, निम्नलिखित में से कौन सा अभी तक स्थापित आरक्षित जीवमंडल से संबंधित नहीं है। अर्थात यहाँ पर जितने जीवमंडल क्षेत्र हैं वैसे तो अगर देखा जाए बायोस्फीयर रिजर्व के दायरे में ग्रेट निकोबार भी आता है, नंदा देवी भी आता है, सुंदरबन भी आता है और कच्छ की खाड़ी भी आती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इनमें डिफरेंस की बात करें तो एक है जो कच्छ की खाड़ी है, ये अगर हम बात करें तो यह यूनेस्को की साइट पर विद्यमान नहीं है। भारत में वैसे टोटल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 18 है, जिसमें से 12 ऐसे प्लेस हैं जो यूनेस्को ने अपने साइट पर इनको स्थान दे रखा है। उसमें ग्रेट निकोबार भी है, नंदा देवी है, सुंदरबन भी है, लेकिन उसमें कच्छ की खाड़ी विद्यमान नहीं है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो कच्छ की खाड़ी
ही इन तीनों में क्या है, इन चारों विकल्पों में अलग है, इसलिए यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर है कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र को पारिस्थितिकीय गर्म क्षेत्र अर्थात जिसको हम कहते हैं पारिस्थितिकीय हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता दी गई है। वैसे अगर हम बात करें तो एक हमारा हिमालयी क्षेत्र होता है, एक पश्चिमी घाट होता है, एक पूर्वी घाट होता है, एक पूर्वोत्तर का पार्ट होता है। तो ऐसे में जो सबसे बेहतर आंसर यहाँ पर मिलेगा ये होता है पश्चिमी घाट। कौन होता है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट हॉट स्पॉट के दायरे में मेंशन है। ऐसे में आंसर होगा बी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मानवीय क्रियाकलापों से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। यहाँ पर कई जलवायु प्रदेश दिए गए हैं, अर्थात इन जलवायु प्रदेशों में जो वनस्पतियाँ हैं उनके नेचर के आधार पर, उनके रिक्वायरमेंट के आधार पर उनका हम लोग क्या करते हैं, दोहन करते हैं। तो पूछ रहा है कि कौन से क्षेत्र पर मानव का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पर विकल्प है टुंड्रा जीवोम। तो टुंड्रा में ऐसी तो कोई वनस्पति होती नहीं कि मानव का वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट बढ़ेगा। विश्वतरेखीय वन जीवों में मानव का इंक्रोचमेंट संभव है, लेकिन यहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं काफ़ी सघन होती हैं, इसलिए इनको हम वहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करने में मतलब थोड़ी असुविधा होती है, इसलिए इसका भी प्रयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं। जो मध्य अक्षांशीय घास के भूमि होते हैं, अब घास प्रदेश में हम लोग किसका दोहन करेंगे? वहाँ पे तो ऐसा कुछ प्राकृतिक संसाधन है नहीं जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा दोहन करें। लेकिन जो बोरियल जीवोम होता है, बोरियल का तात्पर्य यहाँ पर है कि जिसको हम कहते हैं शंकुधारी प्रदेश। कौन सा होता है? यह कहलाते हैं शंकुधारी प्रदेश, या इसी को कहते हैं शीत शीतोष्ण जलवायु प्रदेश। जहाँ की वनस्पतियाँ कैसी होती हैं? शंकुधारी होती हैं, अर्थात ना तो बहुत कठोर होंगी, ना तो बहुत कोमल होंगी, ना तो बहुत सघन होंगी, ना तो बहुत विरल होंगी। इसलिए यहाँ के वृक्षों का कटाव सबसे ज़्यादा मानव ने किया है। तो इसलिए जो सबसे बेहतर आंसर होगा ये हो जाएगा बोरियल जीवोम, जहाँ की वनस्पतियाँ किस प्रकार की होती हैं? शंकुधारी प्रकार की होती हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि पेड़ पौधे जो विघ्न की उच्च सघनता के मध्य एवं तनाव की न्यून सघनता में बढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं रूडरल्स। क्या कहते हैं? रूडरल्स। तो रूडरल्स जो होते हैं ये देखिए विघ्न की उच्चतम सघनता होती है, मतलब इनको बहुत ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन तनाव की जो है न्यून सघनता होती, इसको हम कहते हैं रूडरल्स। क्या कहते हैं? रूडरल्स। इसलिए इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से पर्वतीय पर्यावरण में बढ़ते हुए क्रम में, क्या बढ़ते हुए क्रम में वनस्पतिक मेखला का सही क्रम बताइए। बढ़ते हुए क्रम का तात्पर्य है जब हम फूट हिल से पर्वत के चोटी तक जाते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो वनस्पतियों का क्रम है, यहाँ की वनस्पति इस प्रकार से हमको बताना है कौन कौन सी वनस्पतियाँ क्रम से आएंगी। तो यहाँ पर नीचे की जो वनस्पतियाँ हैं इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहते हैं अधः पर्वतीय। कैसे कहेंगे? अधः पर्वतीय, अर्थात यह पर्वत के निचले भागों में पाई जाती है। तो ये हो जाएगा अधः पर्वतीय। यहाँ पर जब ऊपर जाएंगे तो आपको पर्वतीय वनस्पतियाँ मिलेंगी, फिर ऊपर जाएंगे तो अधः अल्पाइन मिलेंगी, और ऊपर जाएंगे तो अल्पाइन किस्म की वनस्पतियाँ हमको देखने को मिलती हैं। अर्थात जो आंसर होगा ये हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पादपों एवं पशुओं का प्रचुरतम प्रकार निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? तो पशु हो या पादप हो, इन सब का ज़्यादातर हम कह सकते हैं जो विविधता है ये कहाँ पे मिलेगी? जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा, वर्षा अधिक होगी। तो टेम्परेचर और वर्षा से वहाँ की वनस्पतियाँ भी बहुत ज़्यादा सघन हो जाएंगी, और जब वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा सघन और विविध प्रकार की वनस्पतियाँ होंगी उस पर आश्रित विविध प्रकार के प्राणी भी रहेंगे। तो इसलिए ऐसा जो प्रदेश होता है वह कैसा रहेगा? विषुवत-रेखीय जो जलवायु प्रदेश होता है, अर्थात उष्णकटिबंधीय वन वाला जो क्षेत्र होता है जिसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, और यही क्षेत्र होता है जो विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला प्रश्न है कि बताना है इसमें से कौन सा सही है। प्राचीन शिकारी पशु संसाधनों की आपूर्ति और पैदावार के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। तो ये जो प्राचीन मतलब जो पहले के शिकारी थे वो इस बात का ध्यान रखते थे कि कितने हम पशु का शिकार करें और कितने का ना करें, जिससे हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है यह भी संतुलित बना रहे। इसका विशेष ध्यान लोग रखते थे और उसी अनुसार शिकार करते थे। लेकिन जो आधुनिक शिकारी हैं ये क्या करते हैं? पर्यावरण को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है, तो
तो क्या यह सेंटेंस सही है या गलत? तो यह भी सेंटेंस सही है, क्योंकि जो वर्तमान के हमारे शिकारी वर्ग हैं या जो व्यवसायी वर्ग हैं, ये अत्यधिक मात्रा में किसी भी प्राणी का शिकार करते हैं। अगर मछली का शिकार कर रहे हैं तो पूरी मछली को ही एक साथ पकड़ लेते हैं, कोई भी ये कार्य करते हैं तो मतलब दोनों अति करते हैं। इससे हमारे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा है। यह भी सेंटेंस सही ही है, कहीं गलत नहीं है। अगला लिख रहा है कि एस्किमो जो हैं तेजी से शिकार करना छोड़ रहे हैं, क्या यह सेंटेंस सही है या गलत? तो यहाँ पर जो एस्किमो प्रजाति होती है यह अब वर्तमान में अपने शिकार को तेजी से छोड़ रही है, क्योंकि ये शिकार अब उतना करना नहीं पसंद कर रहे हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन से बायोम प्रथम क्रम के हैं? यहाँ पर जो प्रथम क्रम का बायोम है उसमें तो सबसे पहले हमने कहा टुंड्रा है। इसके पश्चात कौन आता है? उष्ण कटिबंध का है और शीतोष्ण कटिबंध का है। कौन सा? वैसे शीत कटिबंध होता है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध का है। ऐसा है, शीतोष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध है और टुंड्रा है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, अर्थात डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, हेकिस्टोथर्मल पौधे कहाँ पाए जाते हैं? जो हेकिस्टोथर्मल किस्म के पौधे होते हैं ये ज़्यादातर शीत मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? शीत मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाले यह एक ठंडे प्रदेश का पौधा होता है। अगला है प्रश्न यहाँ पर, निम्नांकित में से किसकी फेनेरोफाइटिस की विशेषता नहीं है? अब फेनेरोफाइटिस भी एक प्रकार की वनस्पति होती है, तो वही पूछ रहा है कि इसका कौन सा ऐसा गुणधर्म है जो यहाँ पर नहीं है। इसका तात्पर्य है कि इसमें 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो इसके गुणधर्म को व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो इसके गुणधर्म की व्याख्या नहीं कर रहा है। जैसे है, वे अत्यधिक शीत अथवा उष्ण तापक्रमों, सूखे और तीव्रगामी हवाओं के प्रभाव को सह सकती हैं, उसी को कहते हैं फेनेरोफाइटिस। तो ये सही सेंटेंस है। अगला यहाँ पर विकल्प है, वे सामान्यतः शीतोष्ण और आर्द्र उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो ये भी सेंटेंस सही लिखा गया है। फिर यहाँ पर है, वे ऊंचे चिर अस्थायी वृक्ष, झाड़ और छोटे पौधे होते हैं। तो ये भी सेंटेंस सही है। लेकिन जो डी लिखा है इसमें थोड़ी सी आपको असुविधा मिलेगी, कारण इन पौधों के पुनः पैदा होने वाली कलियां, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा सदैव दबी रहती हैं। ये जो सदैव शब्द है इससे यह सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि सदैव नहीं दबी रहती हैं। हाँ, शीतकाल में इनकी जो कलियां हैं ये दबी रहेंगी, लेकिन सदैव दबी रहती हैं ऐसा नहीं है। और इसी आधार पर यह सेंटेंस गलत है, और गलत होने के कारण ही यह क्या है, इसका आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भूमध्य रेखीय जीवों में अधिकतम जैविक विविधता मिलती है। क्या यह सही सेंटेंस है या गलत? तो सही है, क्योंकि जो विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश होता है, इस विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वनस्पतियों की बहुत ज़्यादा प्रजातियां देखने को मिलती हैं, और फिर उन वनस्पतियों पर आश्रित रहने वाले प्राणियों की भी विविधता बहुत ज़्यादा मिलती है। ऐसे में कारण हमारा कथन सही है। क्या है? कथन सही है। आइए कारण देखते हैं। कारण यहाँ पर लिखा है कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में बहुत उपजाऊ कटिबंधीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर यह सेंटेंस गलत है, क्योंकि यह बहुत उपजाऊ नहीं होती। हाँ, उपजाऊ हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। कारण भूमध्य रेखीय प्रदेश में जो वृक्ष होते हैं इनकी तने टहनियाँ काफ़ी सख्त होती हैं। इनको मृदा में मिक्स होने में, ह्यूमस बनने में एक लंबा वक्त लगता है। इसलिए इस सहजता से मिट्टियाँ अधिक उपजाऊ नहीं होती हैं। जबकि अगर आप घास प्रदेश की बात करें, समशीतोष्णकटिबंधीय जो घास के प्रदेश होते हैं, वहाँ की वनस्पतियाँ बहुत शीघ्रता से मृदा में मिल करके ह्यूमस का फॉर्मेशन करती हैं। इसलिए वहाँ की मिट्टियाँ स्टेपी तुल्य जो जलवायु प्रदेश हैं, वहाँ की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। लेकिन भूमध्य रेखा पर ऐसी कंडीशन नहीं है। तो इस आधार पर अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सवाना बायोम की विशेषता है? सवाना बायोम के विषय में बताना है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर लिख रहा है, वनस्पति समुदाय में प्रधान परत, उप प्रधान परत तथा भूमि परत के 4 लंबवत स्तर पाए जाते हैं। क्या चारों लंबवत स्तर पाए जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि जो 4 लंबवत स्तर होते हैं ये ज़्यादातर विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में। लेकिन यहाँ पर कौन सा प्रदेश पूछ रहा है? सवाना। यहाँ पर बी विकल्प में लिखा है, वनस्पति समुदाय में वृक्षों की वितान अर्थात मुकुट
परत, झाड़ियों की मध्य परत तथा घासों की भूमि परत की 3 स्तरीय संरचनाएं पाई जाती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सवाना प्रदेश होता है यहाँ पर कुछ झाड़ियाँ होती हैं, कुछ घासें होती हैं और साथ में हमको कुछ वृक्षों की तना भी मिलते हैं। तो इस आधार पर जो सबसे बेहतर आंसर होगा यह हो जाएगा आपका बी वाला। क्या हो जाएगा? बी वाला। तो आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि मिलान करना है और बताना है कि कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है, अर्थात 3 युग्म सही हैं, एक युग्म है जो गलत है। लिखा है पीट। पीट एक प्रकार का कोयला होता है और कोयले का यह सबसे लोवेस्ट क्वालिटी होता है, निम्न कोटि का कोयला होता है। तो यह मिलान सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला लिखा है कंपोज। तो कंपोज है ये एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय घास का प्रदेश है। तो ये भी सेंटेंस सही लिखा गया है। लेकिन जो क्रोमियम 1 के विषय में लिखा गया है खनिज ईंधन, तो यह एक खनिज ईंधन नहीं है बल्कि यह एक धात्विक है। क्या है? खनिज धातु है। तो आपको स्पष्ट रखना है कि जो क्रोमियम है ये क्या है? खनिज धातु है। ऐसे में यह मिलान गलत है और गलत होने के कारण यही आंसर है। जबकि फैजेंडा क्या है? यह कहवा की खेती के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर 1, 2, 4 सही है लेकिन 3 वाला गलत है और गलत होने के कारण यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है मिलान करने वाला और बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है। एक तरफ लिखा है अधिजीवीय वनस्पति। अधिजीवी जो वनस्पति होती है यह कहाँ पाई जाती है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाई जाने वाली यह वनस्पति है। इसी प्रकार अगर हम बबूल की बात करें तो बबूल कहाँ पाया जाएगा? बबूल हम कह सकते हैं यहाँ सहारा क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सहारा के क्षेत्रों में पाया जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें बायोबाबा, तो बायोबाब जो है ये कहाँ पर पाया जाएगा? तो यह सहारा क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सहारा क्षेत्र में। हापुसा जो है, हापुसा यह कहाँ की वनस्पति है? तो यह भूमध्य सागरीय वनस्पति है जो रसदार फल को जन्म देती है। ऐसे में जो हमारा सबसे बेहतर आंसर होगा, यहां पर थोड़ा सा देखिए एक मिस्टेक हुआ। यहां पर अगर हम बात करें जो बायोबाब है, क्या बायोबाब ये पाया जाता है कहां पे? आपका ये पाया जाएगा आपका सहारा वाले क्षेत्र में। सहारा नहीं, ये कहां है? समाना वाले में। ये समाना रहे यहां पर। और ये जो पाया जाएगा हापुसा, ये कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। ठीक है, तो ऐसे में आंसर अगर हम देखें, मिलान करें अपना, तो आपका बेहतर आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1। तो पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है कि भारतीय बाघों के प्राकृतिक वास का नाम है। गिर जो है वैसे तो ये गुजरात में है, यहाँ पर शेर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? शेर पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न बाघों के विषय में पूछा है, तो गिर में बाघ नहीं बल्कि यहाँ पर शेर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? शेर। कर्नाटक में बाघ हैं लेकिन बहुत से वहाँ पर एरिया है जहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर, यहाँ पर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात तो कर नहीं रहे हैं। तो ऐसे में पूरे कर्नाटक में तो हैं लेकिन वह पर्टिकुलर स्थान यहाँ पर मेंशन नहीं है। लेकिन जो सुंदरबन है वेस्ट बंगाल का, यहाँ पर विशेष तौर पर सुंदरबन जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, यहाँ पर भारतीय बाघों का मूल आवास पाया जाता है। तो ऐसे में आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि मेघालय में नोकरेक है एक। नोकरेक क्या है? अगर हम नोकरेक की बात करें तो यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, यह एक जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। इसका तात्पर्य है, इसका ये भी सही है और ये भी सही है। तो यहाँ पर 2-2 विकल्प सही हैं और 2-2 विकल्प सही होने के कारण इसमें अब आयोग के ऊपर निर्भर करेगा कि किस आंसर को वह सही मानता है। ऐसे कभी काल दुविधापूर्ण प्रश्न भी आपके सामने आएंगे कि एक ही प्रश्न के 2-2 विकल्प सही आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय जो पतझड़ीय वन है इसमें एक वृक्ष अपने पत्तों को इस कारण छोड़ता है। तो पतझड़ वन में हम लोग जानते हैं कि जो वृक्ष होते हैं अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो पत्तियों के गिराने के पीछे क्या कारण होता है? उसका मूल कारण है आर्द्रता की कमी। क्योंकि जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम होने लगती है तो वृक्ष क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन की दर को घटाने के लिए अपनी पत्तियों को छोड़ देता है जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाए तो और नई पत्तियों का वहीं पे जन्म होता है। तो ये होता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वनों की विशेषता, अर्थात आंसर इसका हो जाएगा ए, आर्द्रता में कमी के कारण
ये वृक्ष अपनी पत्तियों को गिराते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक गर्म स्थान कहाँ पाया जाता है? तो क्या सवाना क्षेत्र में सर्वाधिक गर्म स्थान पाया जाएगा, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में, विषुवतीय क्षेत्र में, या मानसूनी प्रदेश में? तो सर्वाधिक टेम्परेचर जो दर्ज किया जाता है सामान्यतया यह उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में दर्ज किया जाता है। तो ऐसे में आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न यहां पर है, निम्नलिखित जीवों में से किस एक में सर्वाधिक स्पीशीज विविधता पाई जाती है? यहां पर बताना है कि सर्वाधिक जो जैव विविधता है यह कहां पर पाया जाएगा। तो आपसे हमने कई बार कहा कि जहां का टेम्परेचर अधिक होगा, वर्षा अधिक होगी, वहां की विविधता सबसे ज़्यादा होगी। और ऐसे में सबसे बेहतर आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, अर्थात सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहां पर कि भारत के बायोस्फीयर रिजर्व में से निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर तंत्र में सम्मिलित नहीं है? अब यहाँ पर सुंदरबन भी कह सकते हैं यूनेस्को की साइट पर दर्ज है जो बायोस्फीयर है, मन्नार की खाड़ी भी है, नीलगिरी भी है, लेकिन मानस इस सम्मिलित मतलब इस दायरे में नहीं आता है। तो इस आधार पर अगर हम बात करें कि जो यूनेस्को की साइट पर दर्ज होने वाले बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनमें मानस स्थान नहीं प्राप्त किया है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मिलान करने वाला है। यहाँ पर एक तरफ अभ्यारण्य है, मतलब जैव अभ्यारण्य क्षेत्र है, और एक तरफ राज्य है। जैसे पंचमढ़ी, तो पंचमढ़ी कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। अगस्तमलाई कहाँ है? केरला में है। मानस कहाँ है? तो असम में है। तो ऐसे में हम मिलान कर सकते हैं और हमारा आंसर हो जाएगा 2431। तो आप देख लीजिएगा 2431 अर्थात डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्वी अफ्रीका के विषुवतीय पर्वतों में भिन्न भिन्न उन्नतांश पर वनस्पति मेखला का घटते क्रम में ऊपर से नीचे की तरफ। यहाँ पर अब जो प्रश्न पूछ रहा है, यह प्रश्न कह रहा है कि अगर हम किसी पहाड़ी पे ऊपर से नीचे की तरफ इस क्रम में बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर वनस्पतियों का क्रम बताना है कि यहाँ की वनस्पति किस प्रकार की होगी, यहाँ की वनस्पति किस प्रकार की होगी, यहाँ की वनस्पति किस प्रकार की होगी, यहाँ की वनस्पति किस प्रकार की होगी। तो सबसे ऊपर की जो वनस्पति होती है यह कैसी होगी? तो हम लोगों को स्पष्ट होना चाहिए, यह जो होगी अफ्रीकी अल्पाइन किस्म की मेखला होगी। कैसी होगी? अफ्रीकी अल्पाइन किस्म की मेखला होगी। उससे थोड़ा और नीचे आएंगे तो एरिकेकस मेखला पाई जाएगी, और नीचे आएंगे तो बांस पाए जाएंगे, और सबसे नीचे आएंगे तो निम्न भूमि वाला वन पाया जाता है। ऐसे में आंसर अगर हम देखें, आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, अर्थात यहां पर आंसर है। अगला प्रश्न है कि जंतु विसरण के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक दीर्घकालिक सूखा के कारण होता है? अर्थात जब किसी क्षेत्र में दीर्घकालिक सूखा पड़ता है तो वहां के जो प्राणी होते हैं ये विवश हो जाते हैं अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाने के लिए। अर्थात इनको बलपूर्वक एक प्रकार से प्रकृति क्या कर रही है? उनको बलात् विसरण करा रही है। प्रकृति उनको विवश कर दी है इस स्थान को छोड़ करके जाने के लिए, इसलिए इसको कहते हैं बलात् विसरण। क्या कहते हैं? बलात् विसरण, अर्थात बलपूर्वक किसी को कहीं से विस्थापित कर दिया जाए, हटा दिया जाए। अगला यहां पर प्रश्न है, अगस्त्यमलाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अगस्त्यमलाई जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, अगर हम इसकी बात करें, यह केरला राज्य में स्थित। कहां पर है? केरला राज्य में स्थित है। अगला है, शाकभक्षी और मांसभक्षी पशुओं जैसे कि शेर, गीदड़ और लकड़भग्गा की विशाल संख्या कहाँ पाई जाती है? तो ये सब जो क्षेत्र हैं ये सवाना में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका के सवाना प्रदेश में पाई जाने वाली यह स्पीशीज हैं। ऐसे में आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला है कथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। कथन यहां पर है, घास और अन्य वनस्पति वर्धक आवरण सेल्वा क्षेत्र तक सीमित होते हैं। तो क्या यह सही है या गलत? तो यहां पर अगर हम देखें तो यह सेंटेंस सही है, क्योंकि घास और अन्य वनस्पति वर्धक जो आवरण हैं यह सेल्वा क्षेत्र तक ही स्थापित होते हैं या वहां तक ही पाए जाते हैं। कारण इसका लिख रहा है कि वृक्षों के पृथक छत्र संलीन हो वन तल के ऊपर गहन छतरी निर्मित करते हैं। यहाँ पर कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की पुष्टि भी कर रहा है। ऐसे में आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। और इसी के साथ आज का एपिसोड हम लोग समाप्त करते हैं
और हम लोग कल मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।